आज के पॉडकास्ट में हम सीखेंगे हाउ केमिस्ट्री प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। उसी के साथ साथ हम जानेंगे हाउ टू मेक करियर इन दिस साइंस फील्ड, और स्पेशली अगर आप एक केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आते हो तो केमिस्ट्री बैकग्राउंड में आप किस तरीके से अपना करियर सेट कर सकते हैं। ये सब हम चीजें सीखने वाले हैं फ्रॉम अ सीनियर प्रोफेसर ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर दीवान एस रावत, जो कि आज हमारे पॉडकास्ट में स्पेशल गेस्ट रहेंगे। तो चलते अपने पॉडकास्ट की साइड। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नेक्स्ट आप गेस्ट किसको चाहते हैं, उन प्रोफेसर्स, उन टीचर का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने पॉडकास्ट में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस video. So in today's video, our honorable guest, respected sir, Professor D.S. Rawat, senior professor in the Department of Chemistry, Delhi University. So आज हम सर के साथ बात करेंगे और काफ़ी रिलेटेड टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था। So चलते हैं सर के पास। So first of all, sir, your intro, sir, for the students. Yeah, thank you very much for this opportunity. इंट्रोडक्शन जब आप बात करते हैं तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2003 में आया था, जुलाई 2003। तो मैंने एज ए रीडर उस समय बोलते थे, जो अभी एसोसिएट प्रोफेसर होता है, वो ज्वाइन किया। बट उससे पहले फॉर द सेक ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये लगना चाहिए कि जिस आदमी को आप सुन रहे हैं उसका स्टार्ट पॉइंट कहाँ से, तो उसी से आप मोटिवेट होते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि कोई भी इस स्टेज में आदमी पहुँच सकता है। तो मैं एक गांव है बागेश्वर, उत्तराखंड में, बागेश्वर के पास में एक रेखोली करके गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो मेरे गांव से ही हुई है। इनफैक्ट मैं क्लास 9th तक अपने गांव से ही पढ़ा हूँ। तो जो मेरा स्कूल हुआ करता था वो लगभग 3-4 किलोमीटर दूर था हमारे गाँव से। पीने का पानी लगभग 1 किलोमीटर दूर हुआ करता था। बट मैं क्लास 10th में नैनीताल में पढ़ने के लिए आया। एंड फिर मैंने वहाँ से भारतीय सैनिक विद्यालय करके 10th 11th 12th वहाँ से किया। देन बीएससी और एमएससी मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से किया। 1993 में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था कुमाऊं यूनिवर्सिटी से, एंड जहाँ का मैं अभी वाइस चांसलर। 2023 में मैंने जब वाइस चांसलर कुमाऊं यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, तो अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी छुट्टी पर। बट उसके बाद जैसा हर बच्चे के साथ होता है वैसा ही हमारे साथ भी होता था उसमें कि एमएससी करने के बाद कहाँ जाएं, क्या करें। तो अपने टीचर से हम कोशिश करते थे कहीं हमको प्राइवेट, जैसे मैं केमिस्ट्री का आदमी हूँ तो केमिकल्स बेचने के लिए लोग बुलाते थे। तो मैं सोचता था कि कहीं हमारे टीचर्स लोग किसी से बात कर दें तो नौकरी वहीं लग जाए, मिल जाए नौकरी। बट मैं उस समय फिर पीएचडी करने का प्लान बनाया। तो मैं एक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, CSIR की लैब, मैं वहाँ पीएचडी करने के लिए गया। तो मैंने वहाँ से पीएचडी की 97 में। एंड उस समय CDRI में जो था कि CDRI में जितने भी लोग पीएचडी करते थे, तो जब मोती महल करके एक जगह है वहाँ जहाँ पर CDRI के बच्चे रहते थे। तो जब हमने उसको वहाँ गया, मैं देखा तो लोगों के नाम लिखे हैं, नाम के आगे लिखा है कि वो अमेरिका में है, फ्रांस में है, स्विट्ज़रलैंड में है, जर्मनी में है। सो आई थॉट कि दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ काम किया जाना चाहिए, और क्योंकि यहाँ कैरियर इतना अच्छा है तो यू गेट मोटिवेटेड। बट लेट 1990s में रिसेशन बहुत ज़्यादा है, तो उससे यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉरेन कंट्रीज में पोस्ट डॉक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। इंडस्ट्री में भी जॉब नहीं था। तो मैं जब 97 में जब पीएचडी जमा किया तो मेरे को कहीं जॉब नहीं मिला। एंड मेरे जो पीएचडी एडवाइज़र थे वो बहुत बड़े आदमी थे, वेल नोन साइंटिस्ट थे, पर उनकी खासियत थी वो किसी की रिकमेंडेशन नहीं करते थे। तो उनका मानना होता था कि अगर आप अच्छे हैं तो पीपल शुड से दैट यू आर गुड। तो आपको आपकी क्वालिटी पर लेना चाहिए, न कि आपके रिकमेंडेशन पर, किसी के रिकमेंडेशन पर। तो एक छोटी सी इंडस्ट्री थी इंदौर में, बहुत छोटी सी इंडस्ट्री। तो मैं केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, मैंने वहाँ ज्वाइन किया। मैं 1 साल वहाँ रहा। उसके बाद मैं ल्यूपिन लैब्स में आया, 1 साल में वहाँ रहा, और उसी समय मुझे पोस्ट डॉक मिला यूनाइटेड स्टेट्स में। तो मैं यहाँ से फिर पोस्ट डॉक करने US चला गया। तो जब मैं US गया तो मेरा जो वर्किंग टाइमिंग होता था, मैं सुबह 4 बजे के आसपास मॉर्निंग में, जब वहाँ टेम्परेचर -22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था, मैं 4 बजे लैब जाता था
और मैं रात को 10-11 बजे से पहले कभी लैब से नहीं आता, कंटिन्यूस। सो मैं 2 साल इंडियाना यूनिवर्सिटी में रहा, फिर 1 साल में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में रहा। तो जो वहाँ काम किया था, उस काम से जो कैरियर हमारा बना, जो पब्लिकेशन वहाँ से किया, उसी से हमारा कैरियर बना। लेट मी टेल यू वन थिंग, अभी हम सभी लोग ये सोचते हैं कि नौकरी जुगाड़ से मिलती, एवरीबडी फील्स ये। तो मेरा जो पहला अपॉइंटमेंट था वो नाइपर मोहाली में था। दैट वाज इनफिशिएंशियल सिलेक्शन। इनफिशिएंशियल सिलेक्शन का मतलब होता है आप बिना इंटरव्यू दिए हुए आपको जॉब ऑफर, उसको इनफिशिएंशियल बोलते हैं। बैक 2000 के आसपास में, अर्ली 2000 में, उसमें स्काइप ऑनलाइन कुछ नहीं होता। तो आई अप्लाइड टू नाइपर मोहाली, सेंड माई बायोडाटा along with the recommendation letter from the professor whom I was working there. नाइपर मोहाली में सिलेक्शन कमेटी बैठी, उसने बायोडाटा देखा, रिकमेंडेशन लेटर पढ़ा। आई वॉज ऑफर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब टू नाइपर मोहाली डायरेक्टली। तो नवंबर 2002 में मैं नाइपर मोहाली ज्वाइन किया। उसी समय मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी पर्ड्यू से ही अप्लाई किया था रीडर पोजीशन के लिए। ओके, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2003 मार्च या इसके आसपास में शायद सिलेक्शन कमेटी बैठी। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, मेरा बायोडाटा प्लेस हुआ सिलेक्शन कमेटी में, रिकमेंडेशन लेटर प्लेस हुए। आई वॉज ऑफर्ड रीडर पोजीशन। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 जॉब लिया। मैंने अपना बैकग्राउंड बताया क्योंकि मैं अपने एरिया से पहला ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD था। मेरे पूरे रिलेशन में जितने लोग हैं उनमें कोई भी जॉब नहीं करते थे, एक आध थे तो 4th क्लास एम्प्लॉयज़ थे। तो हमारा कोई कनेक्शन नहीं था किसी दूर दूर तक। बट द सिलेक्शन कमेटी ने ये डिसाइड किया कि इनको जॉब ऑफ़र किया जाए। तो 2003 जुलाई में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया एज ए रीडर। ओके, अब जो यूनिवर्सिटी सिस्टम होता है उसमें जो वर्किंग स्टाइल होता है बहुत दूसरा होता है। ओके, फैसिलिटीज़ नहीं है, देन वर्क कल्चर नहीं होता है। तो मैं अपना लैब को जब इस्टेब्लिश कर रहा था उसको 2-3 साल लगे। तो आई थॉट कि इस टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करें। 2 चीज़ें की, एक मैं क्लासरूम टीचिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, बिकॉज जो किसी भी टीचर का जो वेल्थ होता है वो उसका स्टूडेंट होता है। मैं कितना अच्छा टीचर हूँ वो मेरा स्टूडेंट बताता है, जो पास आउट होता है। सो आज भी बच्चे हमने जिनको पढ़ा अमेरिका में सेटल्ड है, कोई कहीं सेटल्ड है, सो दे राइट टू अस, दे रिकॉल कि हमने उनको किस तरीके से पढ़ाया था। सो दैट्स द रियल अर्निंग ऑफ अ टीचर। So then I started writing a book at that time. That is called Bioactive Marine Natural Products. तो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो ओशन से निकाले गए उनके बारे में किताब थी। 2005 में वो बुक हमने पब्लिश की और उस बुक का फॉरवर्ड लिखा था सर डेरेक बार्टन ने, जो वॉज अ नोबेल लॉरेट। 2006 में उस किताब का जो रिव्यू था वो जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, केमिस्ट्री का सबसे बड़ा रिसर्च जर्नल, उसको पब्लिश। सो दिस इज़ हाउ द जर्नी स्टार्ट्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी सर आपकी। ओके सर, आपने जैसे बताया था कि आपको मतलब कि मोटिवेशन एक जब आप लखनऊ में गए वहाँ पर मोतीलाल प्लेस पर वहाँ पर मोती महल, सो मेन मोटिवेशन आपको वहाँ से मिली, स्टार्ट हुई कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। ओके सर, अभी जैसे कि मेन जो आपकी फील्ड है वो बेसिकली है आपकी ड्रग मॉलिक्यूल्स एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। सो मेनली क्वेश्चन ये आता है जनरली, हाउ डज अ न्यू ड्रग मॉलिक्यूल गेट डिस्कवर्ड? कुड यू एक्सप्लेन प्लीज इन द सिंपल वर्ड कि एक नया जो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से डिस्कवर होता है? अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल सिंपल वर्ड में अगर किसी हमें स्टूडेंट्स को समझाना हो, UG PG या फिर PhD लेवल के बच्चों को भी। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, अगर आप एक अच्छे आर्किटेक्ट हैं, आप भूखे नहीं रह सकते, राइट? इफ़ यू आर अ गुड आर्किटेक्ट तो आपकी तो डिमांड है क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डिज़ाइन तो आप ही करेंगे, बट यू नीड टू बी गुड, राइट? सो इट मीन्स यू हैव अ कैपेबिलिटीज टू मेक समथिंग। सो एनी वन हु हैज़ अ कैपेबिलिटी टू मेक समथिंग कैन नॉट बी अनएम्प्लॉयड। वेरी क्लियर। केमिस्ट्री में क्या होता है, हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड एक ही प्राणी है अर्थ में, वो केमिस्ट है, वही बना सकता है।
यस यस राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम तो आर्किटेक्ट ऑफ सिंथेसिस है, हाँ हम आर्किटेक्ट हैं उसके। यस जब मैं उसका आर्किटेक्ट हूँ तो मुझे रोजी रोटी की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ओनली थिंग इज आई नीड टू बी गुड एट, यस ओके। सो जहाँ तक ड्रग डिस्कवरी और केमिस्ट्री का जो इफ़ेक्ट है वो ह्यूमन लाइफ में, वो क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 1900 में जो एवरेज लाइफ थी ऑन अर्थ एट बर्थ, अब बच्चा पैदा होता है तो एवरेज लाइफ कितनी थी, 23.5 साल थी, 23 हाफ ओनली, ओके। और आज के दिन वो 66.6 ईयर, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, राइट। हुआ क्या इसमें से? जो पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो यूरिया है, जो हम क्लास 10th में पढ़ाते हैं बच्चे, यस यस लैब में बनाया था। यस यस दैट्स द फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड इन द लैब, राइट। यस उससे पहले लोग बीमार तो तब भी होते थे, बीमार तो जब से सिविलाइजेशन हुआ बीमारियां तब से। यस 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 तो बीमारी अगर थी तो ट्रीटमेंट कैसे होता था? ये पॉइंट है, आप नेचर पर डिपेंडेंट। यस अगर आपको उसकी नॉलेज है यस तो आप यूज करते थे, अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो आदमी मर जाएगा, राइट। देन जो दूसरा मॉलिक्यूल डिस्कवर हुआ सिंथेटिक, यस वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड 1845 में बना, ओके ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन ही नहीं थे यस तो जितने भी ड्रग मॉलिक्यूल हैं मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरी स्टोरी है पेनिसिलिन की। ओके अब केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस है, दवाओं का जो इम्पोर्टेंस है, वो हम लोग समझ नहीं सकते। यस क्यों? मैं बीमार होता हूँ, हाँ दवा लाता हूँ, खाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। यस यही करते हैं सब तो जस्ट रिमेंबर कोविड टाइम, यस जब आपको पता चल गया अगर कोविड हुआ 80% चांस डेथ हो जाएगी आदमी की, यस राइट। और इसके ट्रीटमेंट का कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं, कहीं राइट। पर नहीं तो था। क्या हुआ था, लोग अपने घरों में दुबक गए। हाँ नॉट ओनली दैट, अगर आपके नियर एंड डियर घर में भी किसी को कोविड हो गया उसको भी एक दूसरे कमरे में बंद कर दिया था, हाँ आइसोलेट हो गए थे सब, हुआ नहीं हुआ? यस यस सो दैट्स कॉल्ड द फियर ऑफ डेथ। ओके जब आपको पता है कुछ नहीं हो सकता, इलाज नहीं है, हाँ तो आप अपने नियर एंड डियर को भी अलग रखते थे, आप उसके पास नहीं जाते। यस जस्ट थिंक अबाउट इट। आज इतने बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, यस आज आपके पास दवा है, आप ले लेते हो। यस यस जब एंटीबैक्टीरियल थे ही नहीं, उसमें क्या होता? 1941 में पहला एंटीबैक्टीरियल पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ, यस यस ओके। उससे पहले अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन एस ऑरियस से अगर हो गया तो उसकी डेथ निश्चित थी, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं था, ओके। सो वहाँ से जो स्टोरी शुरू होती है, फिर वैक्सीनेशन आया, तो आज आपकी जो लाइफ है 1 साल 100 साल 120-25 साल के अंदर यस आप 66 ईयर के आसपास है। जापान सबसे ज़्यादा है, 86-87 ईयर ओल्ड है, ओके। सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ द केमिस्ट्री। नाउ अब हम जो दवाएं सब लेते हैं, यस कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा हाँ वर्ल्ड में जो दवा नहीं लेता। इवन बाय बर्थ से शुरू हो जाता है, बचपन से शुरू होता है, जिस दिन पैदा होता है उस दिन से शुरू होता है, मर होता है, यस यस वहाँ तक आप दवा लेंगे। यस नंबर 1, जितने भी दवा लेते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ओके केमिस्ट ने बनाया है, ओके तो आप तो मालिक हो जी, हाँ राइट। यस नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेक वन ड्रग मॉलिक्यूल टू ब्रिंग इन द मार्केट, यस वो इम्पोर्टेंट है। यस जब एक ऑर्गेनिक केमिस्ट 10,000 कंपाउंड्स को लैब में बनाता है, ओके सिंथेसाइज करता है, ओके एक कंपाउंड एज अ ड्रग मार्केट में आता है, 10,000 वन, उसमें से एक आता है, 1 रेशियो 10,000 पर, ओके। ओके एवरेज टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ वन ड्रग मॉलिक्यूल, डिस्कवरी से मार्केट तक लाने के लिए 16 से 18 साल का टाइम, ओके ओके। खर्चा कितना होता है? खर्चा लगभग एवरेज कॉस्ट 3 to 4 बिलियन US डॉलर्स फॉर वन मॉलिक्यूल, ओके
दैट्स अ इंटरनेशनल रेट। ओके। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इन अनदर वर्ड्स, इन द सक्सेस रेट, जो भी इस एरिया में काम करता है उसके सक्सेस रेट के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम। यस यस। राइट, एंड कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो इसमें काम कोई क्यों करे? पैसा लगेगा बहुत ज़्यादा। राइट, यस। क्यों करे काम? लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम इसको हाइपोथेसिस को बढ़ाते हैं, जिस एरिया में भी आप काम करते हैं, आप हाइपोथेसिस को लेके चलते हैं। यस यस। हो सकता है आप एंड तक नहीं पहुंच रहे हो, उस हाइपोथेसिस को उसने यूज किया, उसने यूज किया, उसने किया, समबडी एल्स विल कम अप विद। यस यस, ऐसे ही होता है। बट जो आपके जो पीएचडी स्टूडेंट, उनको क्या फ़ायदा हुआ? उनको फ़ायदा ये हुआ, उनने आर्ट ऑफ डिजाइनिंग मॉलिक्यूल सीखा। ओके, सो कोई भी केमिकल इंडस्ट्री है, अगर आपने इस एरिया में काम किया है तो आपको हाथ ले लें। तो यू नीड टू बी गुड एट सिंथेसिस, कैरेक्टराइजेशन और डिजाइनिंग द मॉलिक्यूल। अगर ये 2-3 चीज़ें आपने सीख ली, वो चाहे पीएचडी स्टूडेंट, चाहे एमएससी स्टूडेंट हो केमिस्ट्री से। ओके। हमारा एक सोसाइटी में एक हमारा गड़बड़ ये है, ये कि हम चाहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिले। हाँ, सबसे ज़्यादा ये होता है। ठीक है, यस। प्रॉब्लम वहाँ पर है। यस। प्रॉब्लम जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्टिक करके अपने आप को, मुझे तो यही चाहिए, और वो लिमिटेड है। यस यस। वो लिमिटेड है। सो ड्रग डिस्कवरी इतना डिफिकल्ट टास्क है। जो हम काम करते हैं, हम भी ड्रग डिस्कवरी में काम करते हैं। ओके, तो हमारा मलेरिया में काम है, कैंसर में काम है, देन पार्किंसन में काम किया। 2012 में हमने पार्किंसन में काम करना शुरू किया। 2012 में 13 साल हो गया। तो पार्किंसन की कोई भी ट्रीटमेंट आज के दिन नहीं। अगर किसी को पार्किंसन हो गया, आपके जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स, 86 बिलियन। यस। उनमें से एक न्यूरॉन है डोपामिन। यस यस यस। जो हैप्पी यस रखता है आपको। यस। तो जब डोपामिन न्यूरॉन की डेथ होने लगती है एंड वो डोपामिन प्रोडक्शन को ख़त्म कर देता है, तो आपको पार्किंसन होता है। ओके, तो अभी का जो ट्रीटमेंट है वो मैनेजमेंट है। तो एल डोपा करके एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसको देते हैं, तो उसको सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है। बट जैसे ही वो डिजीज़ प्रोग्रेस होती है, वो काम करना बंद कर देता है। तो आदमी वेजिटेबल स्टेट में आ जाता है, हाथ पैर नहीं हिला सकता, च्यू नहीं कर सकता। ओके, बॉडी पूरी रिजिड हो जाती है। कभी कभी तो खाना नली से डालना पड़ता है। इट्स दैट बैड डिजीज। सो हमने 2012 में इस पर काम शुरू किया, और हमने ये प्रूफ किया, जो मॉलिक्यूल हमने डिज़ाइन किया, कि उससे पार्किंसन क्योर हो सकता है। सो वी पब्लिश दिस रिजल्ट इन नेचर कम्युनिकेशन, वन ऑफ द टॉप मोस्ट जर्नल। वी हैव 12 इंटरनेशनल पेटेंट्स ऑन दिस मॉलिक्यूल। तो इसकी टेक्नोलॉजी यूएस बेस्ड एक कंपनी को हमने ट्रांसफ़र किया। 2023 में इसको यूएस एफडीए अप्रूवल मिला ह्यूमन ट्रायल्स के लिए, एंड दिस बिकेम द फर्स्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम इंडियन एकेडेमिया टू गेट द यूएस एफडीए। नाउ द phase 1 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स आर सक्सेसफुल। नाउ इट हैज़ मूव टू phase 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स, जहाँ पर अब पार्किंसन डिजीज पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे, और ये देखेंगे कि फ़र्क कितना होता है। मतलब अभी टेस्टिंग मोड में अभी चल रहा है। ओके, अगर वो हो जाता है, अभी उस मॉलिक्यूल की जो कीमत है मार्केट में, लेट अस सपोज अभी हम बेच दें उसको, उसकी जो आज के इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है 400 से 450 मिलियन यूएस डॉलर की कीमत है। अगर हम कहें हम अभी बेच देते हैं इसको, हमको कुछ नहीं चाहिए, तो दिस इज द मनी व्हाट इन्वेस्टमेंट विल गेट। ओके, वो मॉलिक्यूल और उसका जो पेटेंट है बेसिकली इंडिया के पास, हम बेच देंगे उसको। ओके, तो दिस इज व्हाट इट इज। ओके, आई हैव गिवन माय यूनिवर्सिटी अबाउट 46 लाख रॉयल्टी ऑन इट, अभी तक का डेवलपमेंटल स्टेज। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इससे प्यार करते हैं, तो कैरियर की जो हाइट है वो अनलिमिटेड होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। सो बाकी मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उस चीज़ को भी मतलब कि क्वेश्चन करते हैं बहुत ज़्यादा, कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सही में सोसाइटी को हेल्प करती है या नहीं, या फिर बस हम इसको पढ़ ही जा रहे हैं। तो इसमें क्या?
सी आप सुबह उठ के Yes. शाम को सोने तक Yes. आप यू जस्ट थिंक एनीथिंग, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो केमिस्ट्री है। Okay. ओके, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम्म, हमारे न्यूरॉन्स काम का, Okay. राइट। मैंने बेस्ट एग्जांपल आपका ड्रग नहीं है हाँ. तो सोसाइटी खत्म है, Yes. वो केमिस्ट्री देता है। Okay. फर्टिलाइजर केमिस्ट्री दे रहा है, एनर्जी केमिस्ट्री है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सब केमिस्ट्री है, पेंट केमिस्ट्री है, हाँ. कार्बोहाइड्रेट आप जो खाते हो वो केमिस्ट्री है। Yes. सो आपको उसको डीपली सोचना पड़ेगा हम्म. और इंटरेस्टिंग वे में उसको पढ़ाना पड़ेगा। Okay. जब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये जो है वो इसलिए डेवलप होता है ऐसा नोशन कि हमारे जो टीचर्स हैं वो सब्जेक्ट को उस लेवल पर पढ़ाते हैं। हाँ, जनरली क्लासेस में यही होता है। जैसे मैं अपने स्कूल का बताऊं, और हमने अपनी यूजी लेवल पर भी केमिस्ट्री पढ़ी है, तो जनरली कोई थ्योरी होगी या फिर किसी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली क्या होता है कि हमें बता दिया कि ये पूरा टॉपिक है या फिर ये कार्बन की रिएक्शन है, पूरी चेन हमें बता दी गई और ये इससे रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और ये आपकी स्पेशल नाम हो गई केमिकल रिएक्शंस के। तो हमें वो जनरली याद करने के लिए बता दिया जाता है कि ये वाले से मिक्स करने से आपका ये बन जाएगा। तो ऐसे हम So that's the root of problem our education system. I will tell you one example. यस जो फेडरिक ओलर था Yes. जिसने यूरिया सिंथेसाइज किया 1828, ओके ओके, उनकी स्टोरी पढ़िए। ओके ही वॉज नॉट अ केमिस्ट एक्चुअली, अच्छा ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर, एमडी कर रहा था। ओके ओके, तो जो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं, जो मेडिकल के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको सबसे सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ना होता है, अच्छा राइट। ओके तो ही वॉज अटेंडिंग द क्लासेज ऑफ प्रोफेसर गैमलिन ओके 1822-23 के आसपास, 24 की बात होती है, ओके ठीक है। गैमलिन ने देखा इस लड़के में केमिस्ट्री की नॉलेज बहुत अच्छी है। ओके उसने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम जे बर्जीलियस की क्लासेस अटेंड करो, ओके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, जे बर्जीलियस की हाइपोथेसिस थी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग सिस्टम में बनाए जा सकते हैं, लैब में नहीं। हाँ, ये इसको विटालिज्म बोलते हैं, यस यस ठीक है। अब ओलर ने उनके साथ काम किया, बर्जीलियस के साथ। ही वॉज ट्राइंग टू मेक समथिंग एल्स। ओके, अमोनियम आइसोसाइनेट को गर्म किया, यूरिया बन गया, यूरिया बन गया। ठीक है। ओके उसके बाद उस आदमी ने डॉक्टरी छोड़ दी, उसके बाद उन्होंने मेडिको अपना छोड़ दिया, यस ने बेरिलियम, यूटेरियम इनकी डिस्कवरी की है। कहने का मतलब ये है, जो आपके क्लास का जो टीचर है, हाँ वो पोटेंशियल जानना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आपको पढ़ाना वैसे चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाते ओके हैं, बीएससी में केमिस्ट्री थी आपकी, केमिस्ट्री थी, यस थी ना? स्टीरियो केमिस्ट्री स्टीरियो पढ़ा होगा? यस यस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यस यस वो 2 डायमेंशनल समझ में नहीं आता, हम 3 डायमेंशनल की बात करने लग जाते हैं, हाँ 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 राइट। यस हम एक डेफिनेशन पढ़ाते हैं वहाँ, इनांशियोमेरिज्म, यस राइट। तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं इनांशियोमेरिज्म वो कंपाउंड है जिनकी सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है, यस यस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अलग दिशा में मोड़ते हैं, ये पढ़ाते हैं, यस ठीक है। अब आप एग्जाम्पल लो लेमन का और ऑरेंज का, ओके ठीक है। दोनों की स्मेल सेम है कि अलग है? ऑलमोस्ट सेम है, बट अलग होती है। हाँ वैसे अलग आपकी नाक बताती है अलग है, हाँ मतलब फर्क पता चल जाता है, फर्क पता चलता है। यस यस अब उसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे दोनों कंपाउंड्स का, आपको पता चलेगा वो दोनों इनांशियोमर है, ओके ठीक है। किताब में लिखा है कि इनांशियोमर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम सेम होती है, स्मेल इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। यस जब मैंने तुमको स्ट्रक्चर दिखाया, ये स्ट्रक्चर है, तो आपने कहा ये तो इनांशियोमर है, मैंने कहा लो स्मेल करो, अलग है, अलग आ रही है, अलग होगी, दोनों इनांशियोमर है। डेफिनेशन गलत है, हाँ या फिर एग्जांपल या एग्जाम्पल गलत ले लिया, यस यस ठीक है। तो पढ़ाना इस लेवल पर चाहिए। अब मैं जब आपको बताऊं, दूसरी डेफिनेशन डाइस्टीरियो आइसोमर की होती है। डाइस्टीरियो आइसोमर में उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, यानी कि स्मेल डिफरेंट होगी। ओके अब जब आपके नाक में आपने लेमन को सूंघा,
कुछ आपके नाक के अंदर गया ना, यस तो नाक के अंदर क्या था, ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स थे, यस यस रिसेप्टर्स, यस एंजाइम। ये मॉलिक्यूल जो इनांशियोमर था ये यहाँ जाके फिट हो गया, हाँ ठीक है। ओके अब ये पूरे में जो कायरल सेंटर है वो एक से ज़्यादा हो गए, ओके ये पूरा हो गया ना, कॉम्प्लेक्स हो गया। यस 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 इसमें एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है, ओके एक से ज़्यादा कायरल जिसमें हो तो डायस्टेरियो आइसोमर होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी चेंज ना। हो गई यस सो दिस इज हाउ वी शुड टीच टू दिस। ओके हर एक टॉपिक में इस तरह के एग्जाम्पल्स हो ओके जो डेली लाइफ में बच्चा देख रहा है, उससे कोरिलेट करें। अगर मैं इसको नहीं जानता हूँ तो ये हो जाएगा। उसी में दूसरा जो कायरलिटी हम पढ़ाते हैं, उसी में एक दूसरा एग्जाम्पल है थैलिडोमाइड का। 1957 में एक ड्रग डिस्कवर हुई जिसका नाम थैलिडोमाइड था, ओके ओके। और वो जो ड्रग थी मॉर्निंग सिकनेस और प्रेग्नेंट वुमन का ट्रीटमेंट किया, ठीक। अब इनांशोमर में दो आइसोमर होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। यस आफ्टर फ्यू इयर्स जब इसको देखा गया, पता चला जिन लेडीज ने उस दवा को लिया था 10,000 से ज़्यादा बेबीज की डेथ हुई, ओके। एंड जो बच्चे बचे उनकी परमानेंट डिसेबिलिटीज थी। ओके जब स्ट्रक्चर को देखा पता चला प्लस और माइनस जो आइसोमर थे, इनांशोमर थे, वो 50-50% थे। ओके तो एक आइसोमर दवा का काम कर रहा था, दूसरा आइसोमर टेट्रोजन था। ओके स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन है। यस फर्स्ट एक आइसोमर में हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, एक में अबव द प्लेन है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। यस यस आपकी बॉडी में गया और जो सबसे छोटा था उसने ये इफेक्ट कर दिया, 10,000 से ज़्यादा बेबीज को मार दिया, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। दैट्स द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। छोटे से मॉलिक्यूल से हम पूरा सब कुछ कर सकते हैं। आपका कुछ का कुछ चेंज कर। हाँ। तो आपको अगर ये नहीं आता है देन यू वोंट बी सक्सेसफुल। अगर आपको ये आता है, इसको आप समझ रहे हैं, देन यू लव दिस दिस सब्जेक्ट। सेम वही है कि एक छोटे से मॉलिक्यूल से हम पूरा यूनिवर्स तक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सारी मतलब सेल्स हो गई और फिर उसमें एटम्स हो गई, न्यूट्रॉन्स, हम उस पर सब चीज़ें मॉलिक्यूल्स पर ही चल रही हैं। ओके, so next thing is what opportunities do the students have in drug design and healthcare chemistry in India today? आज की डेट में बात करें तो लेट मी टेल यू वन थिंग। हिंदुस्तान जो है जेनरिक ड्रग का एक्सपोर्ट करने में वर्ल्ड में नंबर 1 है। यस यस वर्ल्ड में नंबर 1। यस हमारी जो प्रोसेस केमिस्ट्री है वो वर्ल्ड में नंबर 1। यस ओके। जो हमारा फार्मा सेक्टर है वो वेल डेवलप्ड है। सो कोई भी बच्चा, चाहे वो बीएससी में तो खैर जॉब मिलना मुश्किल हो गया बीएससी करने के बाद, बट एमएससी एंड पीएचडी स्टूडेंट अगर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं, दे डोंट हैव अ डेarth ऑफ जॉब्स, दे हैव अ गुड अपॉर्चुनिटीज मार्केट में, मतलब यस। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर द यूजी स्टूडेंट्स, वो फाइंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट, तो आप उनको कैसे सजेस्ट करोगे, आपको उनको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? एक्चुअली मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफ़िकल्टी इसलिए हमने ज़्यादा माना, हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये रिएक्शन हुआ तो ये प्रोडक्ट हुआ। यस, दिस इज हाउ द केमिस्ट्री इज नॉट डेवलप्ड एक्चुअली, इट गोज बाय अ मैकेनिज्म। आप जिस भी रिएक्शन को पढ़ते हैं आप उसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो, वहाँ पर कंप्लीट साइंस है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन या मूवमेंट कैसे होता है जिससे आपका केमिकल बॉन्ड बनता है, ओके। एंड वो केमिकल बॉन्ड बन गया, उसमें कायरलिटी इंड्यूस हो रही कि नहीं हो रही। कायरलिटी इंड्यूस हो रही तो उसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको पता होना चाहिए। यस यस ओके, देन यू शुड थिंक दो, एक क्या मैं कोई ऐसा मेथड डेवलप करूँ कि एक ही इनांशियोमर बने, या मैं दो भी बन रहे हैं, उन दोनों को सेपरेट कैसे कर सकते। तो आपको बेसिकली मैकेनिस्टिक पार्ट में ज़्यादा फोकस होना चाहिए रादर देन मेकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। इफ़ यू डू दैट यू विल एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक। आपको रटना पड़ेगा, मिस्टेक करें, लेकिन अगर आप मैकेनिज्म बना करके आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, अगर मैकेनिज्म आपके समझ में आ गई कि ऐसे होता है, आपको रटने की जरूरत है।
आपको रिएक्टेंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ए रिएक्टेंट या बी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बनना है, आपको प्रोडक्ट बी बताना, सी बताना है। यस यस, तो आप मैकेनिज्म की अगर तरफ घूमते हुए अगर चीज़ों को सीखेंगे, देन द सब्जेक्ट विल बिकम वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। so main focus is on mechanism, not only the reactants and the Yes. products. No. वो तो है ही यस, मार्केट में और basically. मैकेनिज्म पूरा साइंस है। हाँ, मैकेनिज्म पूरा इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव होगा वो बेसिक केमिस्ट्री की नॉलेज के हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके। एंड व्हेन यू डू दैट देन कि जैसे मैकेनिज्म तो एक बहुत डीप चीज हो गई, मतलब कि उसके बारे में आप रीड करते जाओगे, इसमें एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड ऑन होती जाएंगी वैसे। नो नो नो, इट्स नॉट दैट एक्चुअली। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन हम पढ़ाते हैं, यस, राइट? तो हम कहते हैं कि एल्डिहाइड लिया, ओके, बेस लिया, Yes. एल्डोल बन जाता है, यस, राइट? हम रिएक्शन लिख देते हैं। ओके, अब मैकेनिज्म में जाओ ना, जैसे ही मैकेनिज्म में जाओगे तो बेस होगा वो एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यस, ये नोन है, हाँ, यस, हाई स्कूल में पढ़ा देते हैं, वो लिख लेगा वो। Yes. जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो कार्बेनाइन बन जाएगा आपका। अब जब कार्बेनाइन बन गया ओके, तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर जा करके ये अटैक करेगा ओके, और दूसरे रिएक्टेंट में। तो उस तरीके से आपके प्रोडक्ट बनेगा, तो आप एंड में पहुंच जाओगे तो ये बन रहा है। लेकिन अगर आप रिएक्शन को याद करके करोगे तो उसका आप या भूल जाओ, उसको स्ट्रक्चर ही भूल जाओ। ओके, तो मैकेनिज्म इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू रिमेंबर, इनफैक्ट यू डोंट नीड टू रिमेंबर, ओके, you need to have a basic concept clarity of organic fundamental organic chemistry. कि तो बस मतलब कि पाथ हो गया एक तरीके से। Yes. जैसे जैसे हम अपने मतलब कि होम से जैसे कॉलेज तक आ रहे हैं, Obvious. तो वो जैसे आपका रास्ता कौन सा है? हाँ, That's it. स्टार्टिंग में एक दो बार आएंगे तो हमें याद करना पड़ेगा, या फिर Yes. हमें गूगल मैप देखना होता है, Yes. बट फिर हमें याद हो जाता याद है। हो जाता है, सेम चीज। So इस टाइप से, Same thing. ओके, इन सिंपल वर्ड्स। Yeah. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट रोल डज द पेशेंस एंड द टीम वर्क प्ले इन लॉन्ग रिसर्च प्रोजेक्ट्स लाइक ड्रग डिस्कवरी? क्योंकि जैसे आपने भी बताया था, आई थिंक 18 इयर्स लगे थे समथिंग, टोटल एवरेज टाइम लाइन 18 ईयर्स का है। हाँ, अब जो मॉलिक्यूल हमने अभी डेवलप किया, अभी फेज 2 में गया है, हाँ, 13 साल ऑलरेडी हो गए। ओके, ओके, उस बीच में जितने पीएचडी स्टूडेंट ने मेरे यहाँ काम किया था, आई गाइडेड अबाउट 28 पीएचडी टिल नाउ। ओके, एवरीबडी इज सेटल्ड, दे आर डूइंग गुड जॉब। ओके, ओके, ऑल ऑफ देम हैव लेफ्ट। तो प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट किसी ने किया, कुछ पार्ट किसी ने किया, कुछ पार्ट किसी ने यस किया। यस यस, 5 साल हो गए, दे completed PhD and went to their respective places and joined job some colleges or some industries. Okay, but जो ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम है उसमें आपको 2 चीज़ आनी चाहिए। एक तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस ठीक हो, ओके, दूसरा आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। ओके, ओके, यू हैव टू रीड बायोलॉजी ऑल्सो। तो जब आप बायोलॉजी को पढ़ेंगे तो आप डिजीज़ पैथोलॉजी को समझेंगे। ओके, ओके, जब डिजीज़ पैथोलॉजी समझेंगे तब आप मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए डेवलप कर पाएंगे। एज आई सेड, मोस्ट ऑफ द मेडिसिनल केमिस्ट गेट रिटायर विदाउट हैविंग अ ड्रग मॉलिक्यूल अगेंस्ट देयर नेम। डिस्कवरी नहीं हो पाती, टाइम से लगता था, यस, तो टाइम है, कॉस्टली है, बट उस बीच में जो आप लिटरेचर डेवलप करते हैं, जो आप पब्लिश करते हैं, तो उससे आपकी साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो आपके स्टूडेंट को उसी के हिसाब से जॉब मिलता है। जैसे हमने अभी तक 28, मैंने जैसे बोला 28 PhDs हैं, यस यस, 22 हमारे पेटेंट हैं। ओके, ओके, 175 रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर चुके हैं। ओके, हमारा जो साइटेशन है वो लगभग 7400 है। ओके, एच इंडेक्स 53 का है। सो दीज डेटाज टेल्स यू हाउ प्रोडक्टिव द लैब इज। तो जो पीएचडी में आदमी जाता है, एक्चुअली पीएचडी में यही चीज़ देखेंगे कि जिस आदमी के साथ आप काम करना चाहते हैं उसका जो काम है वो किस लेवल का है, ओके, वो ढूंढो। ओके, एंड पब्लिकेशन कैसे आते हैं, 2 चीज़ें होती हैं। ये 2 चीज़ें ढूंढेंगे आप, तो आप अपना करियर को करें। एक तो और पीएचडी जो है ये 10 से 5 वाला जॉब नहीं है, विद नथिंग कॉल्ड 10 to 5 years. इट्स ऑलमोस्ट लाइफ टाइम, Yes, लाइफ टाइम देना होगा। I work 12 hours a day still. इसलिए हम बार 33 घंटा काम करते हैं, तो हमको मज़ा आता है उसमें। वो इंटरेस्ट होता है, तो मतलब आपका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए आपको। ओके, तो बेसिकली मतलब अगर आप इसमें पेशेंस तो रखना ही होगा, बट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम तो लगेगा ही साथ साथ में, और इंटरेस्ट आपको खुद ही बना के रखना होगा। एक्चुअली में अभी क्या हो गया है, अभी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया। हाँ, जनरली हर बच्चे को 12th के बाद इंजीनियरिंग करनी है। हाँ, एक अच्छी जॉब मिल जाए, जॉब प्लेसमेंट मिल जाए तो पैसे 20-22 साल के बाद नौकरी मिल जाती यस, है। इस फील्ड में ऐसा नहीं। ओके,
इस फील्ड में करियर लेट शुरू होता यस है। ओके, आप पीएचडी करेंगे, पीएचडी करने के बाद भी अगर आपको एकेडमिक्स में आना है तो आपको 3-4 साल अच्छी जगह से पोस्ट डॉक करना पड़ेगा, ओके अच्छे पब्लिश करने। तो इसका मतलब एमएससी के बाद 5 साल पीएचडी, 2-3 साल पोस्ट डॉक, 3 साल 4 साल, यस 8 साल हो गए टोटल। यस यस वो 8 साल की सस्टेनेबल प्रोग्रेस चाहिए ओके ओके। वो वही कर सकता है जिसको शौक, यस पैशन। यस यस ओके, तो वी नेवर थॉट कि हमको नौकरी चाहिए जल्दी, नेवर हाँ थॉट। यू आर बिजी विद डूइंग आवर साइंस और एंजॉइंग द साइंस। साइंस करते करते साइंस इस लेवल की कर ली, जॉब अपने आप मिल गया। ओके, तो बेसिकली आप साइंस अगर पढ़ रहे हो, अगर केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो तो कोई भी, फॉर दैट मैटर एनी सब्जेक्ट यू ओके यू नीड टू पुट दैट मच। आई विल टेल यू वन थिंग, सक्सेसफुल कैसे आदमी बनता है, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं। ओके फोकस्ड होना है, डिटर्मिनेशन होना है एंड हार्ड वर्क होना है। ओके ओके, मैं अगर इंटरनेशनल फ्लाइट से आता हूँ सुबह 4 बजे, मैं अपने ऑफिस में सुबह 8 साढ़े 8 बजे होता हूँ, ओके मैं पूरे 12 घंटा काम करता हूँ। अभी मैं वहाँ पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में वाइस चांसलर, मैं अगर बाई रोड 8 घंटे ड्राइव बाई कार ड्राइव जा रहा हूँ और मेरा ऑफिस खुला है, मैं अपने घर में नहीं जाता, मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ, मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ। दैट्स द लव टू योर, दैट्स द ओनली डिफरेंस, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, ओके दैट्स द ओनली डिफरेंस। मैक्सिमम टाइम पर क्या होता है तो थॉट प्रोसेस, अरे 22 घंटे की फ्लाइट है, हाँ कम से कम 10-12 घंटा सोना, राइट, ये मीडियोकर थिंकिंग। ओके ओके, जो काम करने वाला, जो सक्सेसफुल आदमी है, वही नहीं रहता मैं 22 घंटे आया हूँ तो अब सो जाऊँ ना, 22 घंटे तो चले गए हूँ, तो ओके अब मुझे नई बिगनिंग करनी। तो वो थॉट प्रोसेस को आप रखेंगे पर डे आपके दिमाग में, ये मुझे ये करना है। लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज नो डर्थ ऑफ जॉब, नो डर्थ। आई गो मैनी सिलेक्शन कमिटीज। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम क्वालिटी मैन पावर पर। हमारे पास नंबर बहुत बड़ा है, क्वालिटी नहीं। तो इफ ए स्टूडेंट becomes the part of a quality, there is no dearth of a job. किसी भी सब्जेक्ट करेंगे आपको मिल जाएगा। So next thing is if you had to give one line motivation to the struggling chemistry, वैसे अभी आपने सेम यही बताया, determination and something, तो एक लाइन में अगर आप किसी स्टूडेंट को जो अभी केमिस्ट्री फील्ड में जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिकली अभी यूजी पीजी पीएचडी में, तो आप वन लाइन उसको एक मोटिवेशन देना चाहोगे ताकि उसको एक स्पार्क मिले और उसको एक मोटिवेशन मिले कि यस आई कैन डू इट और मैं करूँगा, तो आप किस तरीके से? आई विल गिव माई ओन एग्जाम्पल। ओके, देयर वॉज अ टाइम जब मैं अमेरिका गया था, मेरे पास अपने एयर के लिए टिकट नहीं थे, पैसे नहीं थे। ओके ओके, बड़ी मुश्किल से हमने पैसे इकट्ठे किए। मेरी वाइफ उसमें प्रेग्नेंट थी, तो उनको मैंने यहाँ वापस छोड़ा, यहीं रहीं और मैं अकेला गया। तो ये मेरा डिटर्मिनेशन था। ओके, क्योंकि डिटर्मिनेशन था और कुछ अचीव करना है, कुछ अचीव अगर करना है तो आपको अंधा होना पड़ेगा। उसको पाने के लिए आपको पागलपन तक जाना। आप उतना काम करिए, उतनी मेहनत करिए कि टुमारो एवरीबॉडी सेज कि यार यही है कि इसको हमको लेना है, लेना। नेचर भी बोले डिजर्विंग है। यस, यही है। तो ये दो ट्रेड्स अगर आपकी फोकस होना है, एज आई सेड, लंबा टाइम है। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हम 1 साल के बाद हारने लग जाते हैं। हाँ। डिफरेंस क्या है जीतने और हारने? एक सिंपल सा है, वो आदमी जो जीतता है वो जितने बार भी हारे वो बैठता नहीं है, फिर उठता। हारता वो है जो एक बार हारा और वो बैठ जाता, फिर दोबारा उठता नहीं। अनसक्सेसफुल स्टोरीज विल बी देयर इन योर लाइफ। एवरी टाइम यू वोंट गेट अ सक्सेस, बट हर फेलियर आपको एक मैसेज देगा कि आप में क्या कमी है, आप उसको पहचानो और उसको ख़त्म करें। अगर आप ये कर लिए, यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। ओके,
सो सर आपने जैसे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत मतलब उनको पढ़ाया, उनके साथ काम भी किया, पीएचडी के साथ स्टूडेंट्स के साथ भी, और इंटरनेशनल भी आपके मतलब कि काफ़ी स्टूडेंट के साथ ने किया, तो आपको मेजरली क्या डिफरेंस देखने को मिला और क्या सिमिलरिटीज़ है इंडियन स्टूडेंट्स एंड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जनरली? सी जो प्रॉब्लम है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है। ओके। इंडियन स्टूडेंट्स आर वेरी गुड इन थियोरेटिकल नॉलेज, ओके, एंड इंटरनेशनल उसमें क्या है, उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ओके, तो उनको बहुत सारी चीज़ें वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो हमको करना पड़ता है, लेट स्टेज में सीखना पड़ता है, ओके। बट जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप सक्सेस स्टोरीज को प्लॉट करें, जितने भी सक्सेस स्टोरीज हैं वो गरीबों को घर के उससे आते हैं जनरली। अगर आप प्लॉट करें, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, यस यस। आईएएस का बेटा आईएएस ही बने कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आईएएस का एक लेबर का बेटा आईएएस बन सकता है। हाँ ये पॉइंट। क्योंकि वो क्यों होता है, क्योंकि उसको प्रूफ करना, उसको प्रूफ करना, तो वो अपने आप को इतना बर्न करता है कि वो प्रूफ करता है अपने आप को। इन ए सिमिलर वे जो इंडियन स्टूडेंट्स का जो एक लेक्यूना रहता है, हमारे पास उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्पेशली इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम, ओके। बट हमारे स्टूडेंट्स इतने मेहनती होते हैं, उनको पता है कि गैप कहाँ पर, तो उस गैप को अपनी मेहनत से भर लेते हैं, कवर अप कर देते हैं उससे कवर अप कर लेते हैं। एंड दिस इज व्हाई मोस्ट ऑफ द इंडियन पोस्ट डॉक्स और पीएचडी स्टूडेंट्स who go outside, they are very successful people. They are very successful. ओके, इसी चीज़ में मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, जैसे कि हमने इंटरनेशनल और इंडियन स्टूडेंट्स का कंपैरिजन किया। अराउंड आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अराउंड 22 ईयर्स हो गए हैं, और उससे पहले भी आपने काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो अराउंड इन हम 30 ईयर का गैप ले लेते हैं। इन 30 ईयर्स में आपको जो ट्रेंड्स है और जो चेंजेस है इन द स्टूडेंट्स, वो किस तरीके के देखने को मिले हैं जनरली स्टूडेंट्स? यस, थोड़ा सा ये हुआ है कि जो बच्चों का इंटरेस्ट है सब्जेक्ट्स को लेकर के कम हो रहा। जो हार्ड वर्किंग जो एक हमारा ट्रेड था स्टूडेंट्स का, उसमें कमी दिख रही है, ओके। वो क्यों है? वो डिस्ट्रक्शन है या इनसिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर है, किसकी वजह से वो पता नहीं, बट वो ज़रूर हुआ है। क्लासरूम टीचिंग में जिस तरीके से बच्चे पहले इंटरेस्ट लेते थे, आज के दिन नहीं ले रहे। पहले जब मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाता था तो क्लासरूम में 70-80 बच्चों के बैठने की जगह होती थी। मेरे क्लास में 130 स्टूडेंट 140 स्टूडेंट बैठते थे, स्टेयर्स में बैठ जाते थे, ओके। तो इधर 3 साल से तो खैर मैं डिपार्टमेंट में नहीं हुआ, बट बीच में हमने ये देखा कि जो बच्चे हैं दे डोंट टेक दैट मच ऑफ इंटरेस्ट, तो वो एक जो इंटरेस्ट का कमी आई है वो एक वरीइंग फैक्टर है, एंड वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट इस लेवल में ही कम हो गया, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, राइट। तो आपको अपने इंटरेस्ट को जगाना पड़ेगा, एंड आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचना पड़ेगा। 2 तरीके हैं, एक मुझे जॉब चाहिए, फिर पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको शॉर्ट रूट है। अगर आप पीएचडी में जा रहे हैं तो आपका फोकस सीधा सा है, या मैं एकेडमिक्स आऊँगा, मैं इंडस्ट्री में जाऊँगा, 2, तीसरा कहीं आ रहा है। अगर ये इस फोकस के साथ आप काम करेंगे तो आपकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी, और आपका जो इंटरेस्ट है वो ड्राइव करेगा कि और अच्छा काम करें, और अच्छा काम करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मतलब ये चेंजेस हुए। ओके, आपने जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आप ऐसे कोई 2 चेंजेस बताना अपने साइड से कि गवर्नमेंट को मतलब कि इन चीज़ों को इनिशिएट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आने चाहिए ताकि हम भी इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड के उनको मीट कर पाएँ, इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं, और उनका जो इंटरेस्ट है आप बता रहे जैसे डिक्लाइन होता जा रहा है, वो वापस से मतलब कि हाई हो जाए। नहीं, पहले भी जब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी तो मैंने कहा यूनिवर्सिटी सिस्टम, आईसर्स एंड आईआईटीज में अगर आप जाएंगे, उनकी लैब एज गुड एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया वो ये कि हमारे पास नंबर बड़ा है, ओके। व्हेन आई केम टू दिस यूनिवर्सिटी इन 2003, हमारे बगल में एमएससी की लैब है जिसमें 24 बच्चों को प्रैक्टिकल कराते थे, ओके। आज हम 62 बच्चों को प्रैक्टिकल करा रहे हैं, हमारी लैब वही है, सेम वही स्पेस, सब कुछ वही, इवन बजट भी नहीं बढ़ा, ओके।
सो हम लोग जो पॉपुलिस्टिक डिसीजन लेते हैं, दीज आर नॉट गुड. Okay, if I want to do something on higher education, first I should see कि मेरे को इसके लिए एक्सपेंशन कितना करना. मैं पहले एक्सपेंड करूँ, उसके बाद इम्प्लीमेंट करूँ. हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट पहले होता है, फिर हम एक्सपेंशन की बात सोचते हैं, और वो फिर हो नहीं सकता. और अभी तक तो नहीं हुआ हमारे यहाँ, तो लैब में तो नहीं. एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ ईच ऑफ द डिपार्टमेंट इन दिल्ली. यस सेम एवरीवन. यस ओके, दैट्स द पॉइंट. ओके सर, ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है. बाकी लास्ट में मैं एक पॉइंट रखता हूँ अपने मतलब पॉडकास्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि सभी जो टीचर्स एंड प्रोफेसर्स हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि 3 पॉइंट सक्सेस फॉर्मूला फॉर दी स्टूडेंट्स विद इन 30 सेकेंड 1 मिनट में. अगर आप स्टूडेंट्स को 3 पॉइंट्स में सक्सेस के बारे में बताना चाहोगे कि ये सक्सेस है और इस तरीके से आप उसको पा सकते हो 3 पॉइंट्स में, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? क्लियर एम. ओके, फर्स्ट मेरा एम क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है. ओके, उस एम को प्राप्त करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे पता होना चाहिए. और उसका पीरियोडिकल एनालिसिस करिए. ये अगर 3 चीज़ें आप कर रहे हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू टू बी सक्सेसफुल. दैट्स द थिंग. ओके, दैट्स ऑल फॉर द स्टूडेंट्स एंड माय साइड. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. बाकी आप कुछ अगर शेयर करना चाहेंगे स्टूडेंट के साथ अपनी स्टोरी, या फिर अपना कुछ भी जो मैं शायद ना पूछ पाया हूँ, या फिर आप शेयर करना चाहते हो? आई थिंक वी कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. यस, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है. बाकी इस पॉडकास्ट के लिए हम इतना ही रखते हैं. सो थैंक यू सो मच सर. और आपने अगर आपका कोई डाउट होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. नेक्स्ट टाइम अगर हम सर के साथ मिलते हैं या कोई आपका डाउट होता है तो उसको हम नेक्स्ट आपका रिप्लाई करके या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम रखने वाले हैं. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. सो होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी. वीडियो हेल्पफुल लगी इसको लाइक जरूर कर देना, एंड आपका जो फेवरेट पार्ट था उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना. बाकी आप नेक्स्ट किस गेस्ट को यहाँ पर देखना चाहते हैं वीडियो में, उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना. आइदर फ्रॉम IITs, IIMs, NITs एंड ऑल ओवर कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, जिस भी कॉलेज के आप प्रोफेसर्स को यहाँ पर आप पॉडकास्ट पे सुनना और देखना चाहते हैं, उन प्रोफेसर्स का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. उनसे रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछने हैं, जो भी आप बातें जानना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हैं. बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त एक अच्छा सा कमेंट जरूर करके जाना. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.